अभी राहुल गांधी जी वाली बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसका भी रिएक्शन होना है। लोगों को तो कहना कुछ ना कुछ कहेंगे। और दरअसल क्या है भाई, सरकार की कोई योजना आवे, कोई प्रोजेक्ट आवे हमारे शामली ज़िले में, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उस प्रोजेक्ट का सही तरीके से हर आदमी को फ़ायदा हो। लेकिन हमें अच्छा लगा और खुशी हुई कि इकरा बहन को काम दिया और वो अपने उस काम को भली भांति पहले भी कर रही थी और ज़्यादा उत्साह था वो करें। जी क्या दोस्तों, नमस्कार। मैं निरुच चौहान, गांव घुहांड में आपका स्वागत है। जयंत चौधरी नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए का है, साथ में लोकदल के विधायक भी थे और उसी को जानने के लिए हम प्रसन्न चौधरी जी के पास आए हैं। क्या कारण था जो नितिन गडकरी जी से मिलने जाकर, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं, क्या वो अफवाहें ठीक है या फिर कुछ और नई तैयारी है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। गाँव वार्ड में आपने मुझे जोड़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा विधायक जी, जो 2 दिन से फोटो वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने की कोशिश हो रही है, तो क्या ठीक है ये बात? लोगों को तो कहना कुछ ना कुछ कहेंगे। और दरअसल क्या है भाई, सरकार की कोई योजना आवे, कोई प्रोजेक्ट आवे हमारे शामली ज़िले में, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उस प्रोजेक्ट का सही तरीके से हर आदमी को फ़ायदा हो। और जहाँ तक भी उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। विकास की योजना कोई आ रही है और जब सरकार का पैसा उस पर खर्च हो रहा है तो उसका फ़ायदा लोगों को तक पहुँचे। जहाँ कमियाँ हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, जो भी कमियाँ हमें दिखाई दें उसे हमें उजागर करना चाहिए, कहना चाहिए। और जिस प्लेटफार्म पर भी जाके हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दें तो अच्छा संकेत है। लोगों को तो अंदाजे लगाने, वो अंदाजे लगाओ जो। तो किस कार्य के लिए वहाँ जाया गया कि नितिन गडकरी जी से मिलना पड़ा कि ये कार्य होना है? एनएचआई का कोई कार्य था? हाँ देखो, हमारे ज़िले में एनएचआई के 2 रोड तो पहले से ही हैं ऑलरेडी। जी। एक नेशनल हाईवे 700 बी है, 700 ए है, 700 ए बी है, 3 नेशनल हाईवे यहाँ हैं। जी। और अब एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे निकल रहा है। पहले तो मैं जो एनएचआई के हाईवे हैं वे 2 जगह, 3 जगह बल्कि आपस में उनका इंटरचेंज हो रहा है। जी। जैसे कलेक्ट्रेट पे पानीपत खटीमा मार्ग भी आ रहा है और दूसरा जो मेरठ से आता है वो भी आ रहा है। मेरठ करनाल वाला भी टकराता है और दिल्ली सहारनपुर भी टकराता है। यानी कि 709 बीबी, 709 एबी और 709 एबी दोनों तीनों टकराते हैं। तो यहाँ जब एक हब बनेगा तो उस हब में या तो फ्लाईओवर होने चाहिए थे या गोल चक्कर होना चाहिए था या कोई भी ऐसी सुविधा हो जो ये एक्सीडेंटल एरिया ना बने। दूसरा एक चौराहा ये हो गया कलेक्ट्रेट वाला, जो अस्थाई कलेक्ट्रेट है, बनत कलेक्ट्रेट है, तहसील है। दूसरा चौराहा है बलवा, लिलोन जो बोलता है, बलवा चौराहा है। वहाँ भी 2 टकरा रहे हैं। दिल्ली सहारनपुर है और पानीपत खटीमा है, वो टकरा रहे हैं। तो वहाँ भी हब बन रहा है और एक्सीडेंटल एरिया बन रहा है। पीछे भी एक एक्सीडेंट हुआ था, बड़ी दर्दनाक एक्सीडेंट वो हुआ था। तो 2 तो ये चीज़ें हैं। तीसरा जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे निकल रहा है उसमें कुछ अंडरपास बन रहे हैं। अंडरपास की हाइट तो इन्होंने बढ़ा दी लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। लाख गांव ऐसा है, वहाँ एक वी पॉइंट बनता है, वी ऐसा होता है, उसमें 2 अंडरपास बनने चाहिए, वहाँ एक अंडरपास ये दे रहे थे, वो प्रॉब्लम थी। कहीं सर्विस रोड की भी दिक्कतें थी जो एनएचआई से और यहाँ के प्रशासन से सही तरीके से सोल्व नहीं हो रही थी। तो ये समस्या मैं वहाँ उठानी थी। और जो मेन समस्या थी, जो जिसका मकसद हमारा मिलने का था, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने उसी के लिए टाइम लिया था। वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे भाज्जू में इंटरचेंज हमें चाहिए, क्योंकि ये जो रोड है श्यामली से ये मंसूरपुर निकलता है। लगभग 50-55 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और काफ़ी इस पर ट्रैफिक भी रहता है। दूसरा, जब इंटरचेंज है वहाँ बाजू में, वहाँ लगभग 25-30 गांवों को इसका फ़ायदा होने वाला है। लगभग 1.5 लाख की जनसंख्या ऐसी है जो इससे प्रभावित होगी। तो वो इंटरचेंज इस इलाके के लिए बहुत मोस्ट है, आवश्यक है। इसलिए हम आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिले और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का
उन्होंने समय लिया और अपने विधायकों को बुलाया, और आदरणीय नितिन गडकरी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इन समस्याओं के लिए हमें अच्छा आश्वासन दिया, और मुझे उम्मीद है कि भाजू कट भी बन कर रहेगा और ये जो प्रॉब्लम यहाँ की लोकल की है वे भी दूर होंगी। जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि चुनाव नज़दीक आए गए, निकाय चुनाव, तो क्या तैयारियां हैं आपकी, खासकर शामली में? हाँ बिल्कुल, निकाय चुनाव का तो बिल्कुल बज ही गया है। जब आरक्षण हो गया और ये सामान्य सीट है, हम तो पहले से तैयारी में है। हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव बहुत ही दमदारी से लड़ा जाएगा, और उम्मीद यह है कि हम जब चुनाव लड़ेंगे और जनता साथ देगी, बीजेपी की जो कमियां हैं हम उन्हें भुनावेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम चुनाव में उठावेंगे, और उम्मीद यह है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा। जी। अच्छा, एक और, इकरा हसन को लोकसभा प्रभारी बना दिया है, तो क्या लोकसभा में कुछ फायदे होने वाले हैं इसकी वजह से उनको प्रभारी बनाया गया है? और उनका हालांकि परिवार पूरा का पूरा राजनीतिक परिवार है, तो क्या वो फायदे भुना पाएगी इकरा हसन, या फिर कोई और मैदान में आने वाला है? देखो, इस चीज़ का तो कुछ पता नहीं। अच्छी लड़की है, मेहनत करती है, और वो पहले से जुड़ी हुई है, जनता के साथ जुड़ी रहती है, हर क्षेत्र में जाती है, और इससे और उसका उत्साह बढ़ेगा, और जो उन्हें काम मिलेगा वो उस काम को भली भांति करेंगी। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, क्षेत्र में जुड़ता है, और यदि उसे सम्मान मिले तो और अच्छा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रही टिकट का तो भाई देखो, गठबंधन होगा, और जो राष्ट्रीय लेवल के हमारे नेता हैं, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वो क्या फैसला लेते हैं, ये फैसला तो उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमें अच्छा लगा और खुशी हुई कि इकरा बहन को काम दिया, और वो अपने उस काम को भली भांति पहले भी कर रही थी, और ज़्यादा उत्साह था वो करें। जी, क्या लग रहा है आपको चुनाव का, 2024 के चुनाव का किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि किसानों के जो मुद्दे थे उन पर काम नहीं हुआ, और जो मुद्दे थे जिन पर वादे किए गए थे उन पर भी काम नहीं हुआ। खासकर किसानों के लिए तो कोई काम हुआ ही नहीं। इधर एक तरफ मीटर है, बिजली के मीटर थोपे जा रहे हैं किसानों पर, कह रहे हैं कि हमने किया नहीं। उसके बाद आंदोलन भी होता है, उसमें भी कह दिया जाता है कि हाँ मीटर नहीं लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को ज़बरदस्ती का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, ये सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है, और जैसे आप लोग भी सब देखते हो, और ये हो भी रहा है। ये पूंजीपतियों से की सरकार है। जो भी बड़ा उद्योगपति होगा उसके समर्थन में रहती है, किसान और मजदूर के समर्थन में ये सरकार बिल्कुल नहीं है। अभी राहुल गांधी जी वाली बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसका भी रिएक्शन होना है, और किसानों के मुद्दे बहुत हैं, क्योंकि एमएसपी की मांग है। एमएसपी ये सही तरीके से दे नहीं पा रहे। जो 13 महीने आंदोलन चला था उसमें जो इन्होंने तय किए थे उन पर इन्होंने उस पर भी काम नहीं किया। ठीक है, आंदोलन तो इन्होंने, सरकार ने अपने कदम वापसी खींच लिए, आंदोलन से डर के खींच लिए या आंदोलन के असर से ले लिए, लेकिन जो वहाँ तय किए थे इन्होंने, उनमें से भी कोई भी काम पूरा नहीं करा रहे। और किसानों की समस्याएं जो कि तू हैं, एज इट इज़ है। महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी जो कि तू है, सरकार उस पर कुछ नहीं कर पा रही। रोज़ नए फंडे सरकार के रहते हैं, कुछ न कुछ नया करके करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जीरो होता है। तो मेरे को नहीं लग रहा कि 2024 में बीजेपी सफल हो पाएगी। गठबंधन यदि दमदारी से चुनाव लड़ता है तो गठबंधन इसमें सफल होगा। अच्छा, अभी तक नया पेमेंट पर भी कोई बात नहीं हुई है, तो क्या राष्ट्रीय लोकदल कोई अब फिर कोई आंदोलन के मूड में है, ताकि गन्ने जो पेमेंट बकाया है और नए सत्र की उस पर कुछ काम किया जा सके? राष्ट्रीय लोकदल तो जो भारतीय जनता पार्टी की कमियां हैं, और होता भी है, विपक्ष उन कमियों को उजागर करता है। यदि सरकार नहीं मानती तो आंदोलन करता है। पीछे भी हमने काफ़ी प्रेशर बनाया था, और किसानों ने पत्र भी मुख्यमंत्री जी को लिखे थे। उसका असर इतना तो हुआ कि पिछले साल को तो कम से कम पेमेंट हो गया किसानों का, भाव नहीं बढ़ा। ये सरकार की कमजोरी है और सरकार की निष्क्रियता है किसानों के प्रति, क्योंकि वो किसानों को नहीं चाहती। और ये गन्ने की बेल्ट है, अब 4 महीने का पेमेंट बकाया मिलों पे हो चुका है। हम फिर अभी किसानों को अपने दूसरे काम भी करने हैं, बुआई का टाइम आ रहा है, कटाई का टाइम आ रहा है, उसमें किसान बिजी है। और यदि सरकार इस पर कुछ एक्शन नहीं लेती, स्थानीय प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेता,
और सरकार के नुमाइंदे आदरणीय मंत्री जी इस पे एक्शन नहीं लेते, किसानों को पेमेंट सही टाइम पर नहीं होगा तो हम आंदोलन तो करेंगे, अपनी बात तो रखेंगे, अपनी बात तो उठाओगे, किसी भी प्लेटफार्म पर हमें उठानी पड़ो। जब कोई चिट्ठी लिखेंगे वो भी प्लेटफार्म है, सरकार पर ज्ञापन देंगे वो भी प्लेटफार्म है, फिर आंदोलन भी प्लेटफार्म है, धरना भी प्लेटफार्म है। हम तो किसानों के साथ हैं, किसानों का पेमेंट होना चाहिए। और वो 14 दिन वाली बात है, 14 दिन में पेमेंट करना चाहिए सरकार को। 14 दिन में नहीं करती तो कम से कम महीने 10 दिन में तो कर दे, महीने में कर दे, 1.5 महीने में कर दे, तो 4-4 6-6 महीने हो जाए। अब किसान की कितनी तड़प होगी, ऊपर से उसे फसल भी बोनी है, खर्चे भी हैं, बच्चों की फीस भी है। और 7 दिन का पेमेंट श्यामली मिल ने कराया, थाना भवन ने 1 दिन का भी पेमेंट नहीं करा। तो ये बड़ी दिक्कत है, विडम्बना है इस किसान के लिए। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये है, योगी जी कह रहे हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, एक तरफ फिर राहुल गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, 2 साल तक वो अब मतलब लोकसभा नहीं जा पाएंगे, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या मोदी जी को डर लग रहा है या योगी जी को ये आगे 2024 की तैयारियां, योगी जी ने अतीक को तो कर दिया काम, उसका इलाज हो गया है, उम्र कैद हो गई है, किस तरीके से आप दोनों चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, योगी जी ने कहाँ इलाज कर दिया, इलाज तो कानून ने करा है, कानून अपना काम कर रहा है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हम ही करवा रहे हैं इलाज, योगी जी तो कर देंगे सबका इलाज, मिट्टी मिला देंगे। वो कानून ने करा है, पिछला केस था, उस पिछले केस में उसे सजा हुई है। जो नया केस था, उस नए केस में देखो इन्होंने 5 अपराधी जो वे भागे फिर रहे हैं, आज तक इन पे पकड़े नहीं गए, जो मर्डर करके गए हैं। इन्होंने फॉर्मेलिटी के नाम के वो ड्राइवर कोई पकड़ा है, उससे क्या हो रहा है? जो मर्डर करने वाला है उसे तो वो हाथ नहीं आया है। अतीक का तो जो केस पहला था उसमें कानून अपना काम कर रहा है, कानून ने सही निर्णय लिया है, कानून अपना काम करता है। उसमें सरकार का क्या लेना देना हो गया? सरकार तो हताश है, दुखी है, अपने कर्मों से दुखी है और जनता इनको जवाब देगी। जी। अच्छा, राहुल गांधी वाला केस चल रहा है, इसमें 2 साल को उनको, अब वो लोकसभा नहीं जा पाएंगे, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या कहीं मोदी जी डरे हुए हैं? क्योंकि डरो मत का टैग लगा दिया गया है राहुल गांधी के साथ, और राहुल गांधी चीख चीख कर कह रहे हैं, लोकसभा में भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी आवाज़ दबेगी नहीं और मैं उजागर करके रहूँगा कि आपने कैसे उद्योगपतियों को भारत का सारा पैसा आपने दे दिया, उनकी जेब में डाल दिया है। हाँ, देखो मैं बताऊं, कानून अपना काम करता है, लेकिन इतनी जल्दी और किसी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं कोई, उस पे एक सज़ा देनी और इतनी बड़ी सज़ा देनी, और उसके बाद चलो कानून ने अपना काम करा, 2 साल की आदरणीय राहुल गांधी जी को सज़ा कानून ने की, सज़ा होगी उनको, लेकिन उसके बाद सदस्यता 3 दिन में खत्म कर देना, मकान 3 दिन में खाली करा देना। जब कोर्ट उसे 30 दिन का टाइम दे रहा था तो कम से कम इंतजार तो करना चाहिए था, अपील तो होती, अपील होने के बाद क्या निर्णय आया तभी उनकी सदस्यता ली जाती। अब इतनी जल्दी करना, तो इससे सरकार की मानसिकता का पता चलता है कि वो क्या चाहते हैं, वो डरी हुई है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने अडानी वाले मामले पे काफ़ी एग्रेसिव होकर मुद्दे उठाए और 20,000 करोड़ रुपए का जो वो बताते हैं घोटाला है इसमें, और ये तो सरेआम है, सब दुनिया देख रही है कि भाई अडानी जी के संबंध मोदी जी से तो रहे ही हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, तब भी रहे। कुछ लोग ये भी बताएं कि भाई उनका हेलीकॉप्टर भी यूज़ करते थे कभी के टाइम में, हमें तो ज़्यादा पता नहीं, डिटेल का पता नहीं, लेकिन जो सच्चाई है, जो निकल कर आती है, जनता से ही निकल कर आती है, ये मुद्दे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, और ये बात भी क्लियर हो गई कि जयंत चौधरी जी नितिन गडकरी जी से किस लिए मिले, एनएचआई को लेकर जो मांगे थी वो शायद पूरी हो सकती हैं, और राहुल गांधी वाला मामला काफ़ी बढ़ ही रहा है, इस पर भी हम वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहेगा गाम गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।